ये बता रहा था आपको। रुको एक सेकंड लाता हूं मैं। याद आया? ये पढ़ा था ना हमने, बोन मैरो होता है और 4 तरह के सेल्स होते हैं, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड, 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। जो बी सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। टी सेल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक जो हम ब्लड वाला चार्ट देखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ। इस चार्ट में हम क्या देखते हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के जो WBCs हैं, इसमें से ये जो दोनों हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। जबकि ये जो है देखो ये इनेट इम्यूनिटी वाले हैं, ये बताया था ना मैंने आपको। और इसमें ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी वाले और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये वाला चार्ट हम पहले भी कर चुके हैं और हमने दोबारा भी किया किस तरह से अलग अलग तरह के WBCs बनते हैं, RBCs प्लेटलेट सब बनते हैं ब्लड में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये देखा हमने कि जो माइलॉइड स्टेम सेल थे, माइलॉइड स्टेम सेल कहाँ थे भाइयों, ये और ये लिम्फोइड थे, है ना। ये वर्क फ्रॉम होम वाली नानी थी और ये ऑफिस वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस, ये तो वर्क फ्रॉम होम वाली नानी है और ये ऑफिस वाली नानी है। तो ऑफिस वाली नानी के 2 बच्चे, एक जो कहाँ चला गया फेमस में, एक जो इधर चला गया और एक जो है लिम्फोइड टिश्यू में ही रहा। इससे बी सेल जो सेल एंटीबॉडी इम्यूनिटी बनाएंगे और इससे सेल इम्यूनिटी। अच्छा, एंटीबॉडी इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमर में होती है ना। ह्यूमर मतलब क्या होता है? फ्लूइड, है ना, एंटीबॉडीज। यहाँ तक दोस्तों हम पढ़ चुके थे, अब हम इससे आगे समझते हैं। तो मैं रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों तरह की इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले दोस्तों हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। एक फोटोग्राफ भी है मेरे पास। चलो देखते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम मैकेनिज्म के बेस पे 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने ऑरिजिन के बेस पे किया था, अब हम मैकेनिज्म के बेस पे कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो सेल्स काम आते हैं वो है टी लिम्फोसाइट्स, जिनको कि हम टी सेल कहते हैं, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स यानी कि बी सेल। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जो टी सेल होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। चारों तरह के सेल्स के काम अलग अलग हैं, हमने देखे थे। एक होता है टी हेल्पर सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा होता है टी किलर, तीसरा होता है टी सप्रेसर और चौथा होता है टी मेमोरी। जबकि एंटीबॉडी इम्यूनिटी के जो बी सेल हैं वो 2 तरह के होते हैं, बी मेमोरी और बी इफेक्टर। जो बी इफेक्टर होते हैं इनको जब एंटीबॉडी बनानी होती है तो ये किसमें शक्तिमान, गंगाधर शक्तिमान बन जाता है और ये प्लाज्मा सेल्स में बदल जाते हैं और ये प्लाज्मा सेल ऐसे हथियार बनाते हैं। इन हथियारों को हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये बातें हमने लास्ट क्लास में भी करी थी। ये एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं, इनको हम इम्यून ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। याद रखिए, एंटीबॉडी को हम
इम्यून ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। और ये इम्यून ग्लोबुलिन 5 तरह के होते हैं। इम्यूनोगेम्ड IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, 5 तरह के हैं ये। इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। किसके क्या फंक्शन है वो बाद में देखेंगे। इधर क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन आपके शरीर में घुसता है, जैसे ही कोई पैथोजन शरीर में घुसता है तो काम कैसे होता है वो देखिए। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ। जैसे ही इस डायग्राम को देखिए आप, ये मैंने ही बनाया है, तो आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। मैं इसको दोबारा भी बना सकता हूँ, आप कहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा, पर मेरे ख्याल से यहाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ मैं आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में दिखा रहा हूँ। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ बनाया है ये लिम्फॉइड टिश्यू है, यानी सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। दोबारा बनाऊँ? अच्छा, दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, दोबारा बना देता हूँ। मैं तो सोचा था कि जल्दी हो जाएगा बना बनाया। चलो दोबारा बना देते हैं। ये देखिए, सपोज ये हमारी लिम्फॉइड टिश्यू है। जो कुछ हो रहा है इस लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर हो रहा है। अब ये तो आपको पता है, भले ही ये लिम्फॉइड टिश्यू है, लेकिन पैथोजन जो होता है, ठीक है, पैथोजन जो होता है वो तो ब्लड में आएगा, फ्लूइड में आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे ना 2 ग्रुप हैं, कौरव पांडव। एक हैं जो 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई साहब कौन है इसमें? टी हेल्पर। ये सबसे बड़े भाई साहब है, याद रखना, टी हेल्पर, है ना, कौरव और पांडव। इधर पांडवों में 2 भाई हैं। जो बड़ा भाई है उसका नाम है बी मेमोरी, बी इफेक्टर, ठीक है, या बी सेल जिसको हम कहते हैं। इधर ये चारों भाई यहाँ पे घूम रहे हैं। टी हेल्पर है, दूसरा भाई है टी किलर। टी किलर को टी साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं, तो टीसी भी लिखा होता है इसके आगे। तीसरा भाई है इनका टी सप्रेसर, और चौथा है टी मेमोरी। तो ये 4 भाई जो हैं, भाई इम्यून सिस्टम तो सब साथ में चलेगा ना। ये तो हमने डिवाइड कर दिया कि भाई तुम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, तुम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, लेकिन जो टोटल हमारा इम्यून सिस्टम जो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर चल रहा है वो थोड़ा ना डिवाइडेड है, वो तो एक साथ ही है। तो ये 4 भाई यहाँ हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैरी आउट करेंगे, और ये बी इफेक्टर और इसका एक भाई यहाँ पर है बी मेमोरी। ये ना ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 भाई हैं ये, 2 रियल ब्रदर, ये 4 रियल ब्रदर, ये आपस में कजिन है। लेकिन भले ही आपस में कजिन है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े भैया हैं, बड़े भाई साहब टी हेल्पर। यही नेता है पूरे ग्रुप का, ये बिग ब्रदर है। मतलब ये अपने भाइयों, तीनों भाइयों को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन साथ साथ ये अपने जो कजिन भाई हैं दोनों, इनको भी देखता है, ठीक है। इसने ना अपने खबरी छोड़ रखे हैं, कहाँ? ब्लड में सब तरफ इसके खबरी है, खबरी। वो जो खबरी है ना इसके, वो बताते हैं कोई पैथोजन तो नहीं आ रहा कहीं ब्लड में। अब सपोज कोई पैथोजन आया ब्लड में आपके, कहीं भी आया बाहर, लिम्फोइड टिश्यू के बाहर आया, पर बाहर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। सपोज ये एक पैथोजन है, ये अंदर घुसा ब्लड में। पैथोजन अपने ऊपर क्या कैरी कर रहा है बताओ मुझे? एंटीजन। ये पैथोजन का एंटीजन है, और एंटीजन के ऊपर की जो डिजाइन होती है उसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। देखो ये पैथोजन है, ये इसके ऊपर की एंटीजन है। एंटीजन की डिजाइन हमें चाहिए, क्योंकि जैसी डिजाइन एंटीजन पे होगी ना, हम एंटीबॉडी में बिल्कुल एग्जैक्टली उसके अपोजिट डिजाइन बनाएंगे। बताया था मैंने, चाबी ताले के हिसाब से चाबी घिस घिस के खांचा काटा जाएगा। बिना खांचा कटी प्लेन चाबी तो हमारे पास रखी हुई है इसी, इसमें खांचे काटने। याद आया? लास्ट क्लास में बताया था। हमारा खबरी कौन है? हमारा खबरी है ये सेल जिसका नाम है मैक्रोफेज। ये हमारा खबरी है, मैक्रोफेज। और पता है ये मैक्रोफेज चश्मा लगाता है, दूरबीन है इसके पास, जिससे ये देख सकता है पैथोजन को। ये दूरबीन इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, एक तरह की एंटीबॉडी है जो इफेक्टर सेल ने इसको दी है। ये चश्मा इसने दिया इसको भाई साहब के कहने पे। बड़े भाई साहब ने, हेल्पर सेल ने कहा, अरे भाई इफेक्टर, इसको ना एक चश्मा दे दो। तो बी इफेक्टर तो बाद में बनाता है ना सब, तो ये इसने इसको एक चश्मा दे दिया ताकि ये दूरबीन से देखता रहे। क्या देखता रहे? क्योंकि पैथोजन तो नहीं आ रहा। अब सपोज एक पैथोजन आया तो इसने देख लिया, तो जैसे ही ये पैथोजन मैक्रोफेज के पास से गुजरता है, ये अपना जो खबरी है मैक्रोफेज, ये अपने दूरबीन से उसको देख लेता है और अपने मोबाइल फोन से उसकी फोटो खींच लेता है। फोटो खींच ली इसने, इसलिए ना और यही फोटो दिखाएगा ये किसको? हेल्पर सेल को। और ये मैक्रोफेज अब कहाँ पहुंचा? ये देखिए, इस मैक्रोफेज को हम ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, जैसे अपन यहाँ बना रहे थे ना, यहाँ देखो आप, जैसे ये पैथोजन है कोई, ये पैथोजन के ऊपर ये एंटीजन है, तो ये तो पैथोजन है। ये देखिए, ये इसके ऊपर एंटीजन है, और एंटीजन के ऊपर की जो डिजाइन होती है ना, ये डिजाइन, हमें इसका फोटो चाहिए नहीं चाहिए इस डिजाइन का? इस डिजाइन को पता है क्या बोलते हैं?
एपिटोप। तो हमें इस एपिटोप का फोटो चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो ये एपिटोप की डिजाइन होगी ना, इसकी अपोजिट डिजाइन हम एंटीबॉडी में जो चाबी होगी, चाबी में खांचा काट के बनाएंगे ताकि ये जुड़ सके एपिटोप से। एंटीबॉडी एपिटोप पे तो जुड़ेगी। ये देखो, चलो आगे दिखाऊंगा मैं, जब एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा ना तब दिखाऊंगा आपको। फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। सारी चीजें एक बार रेफरेंस के लिए अपलोड कर लेता हूँ। ये देखो, ऐसी दिखती है एक एंटीजन। पैथोजन के ऊपर एंटीजन, एंटीजन के ऊपर एपिटोप। इस एपिटोप से ही तो जुड़ेगी एंटीबॉडी। और एक एक एंटीबॉडी ना 2-2, 3-3 एपिटोपों से जुड़ सकती है। आप कहेंगे 2-2, 3-3 से कैसे? अभी दिखाता हूँ। ये सब अभी पढ़ाऊंगा मैं, आपको फोटो दिखाता हूँ पहले। ये देखो, इस फोटो को देखो आप। ये एक एंटीबॉडी है ना, ये 2-3 पैथोजेंस, इन पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन वाला हिस्सा है, ये पैथोजन के ऊपर की एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन के ऊपर एपिटोप पाए जाते हैं, उनसे जुड़ सकती है। एंटीजन कौन? ये देखो, ये एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर ये क्या है? एपिटोप है। और ये एंटीजन किसके ऊपर रखी हुई है? ये पैथोजन के ऊपर रखी हुई है। बात समझ में आई नहीं आई? ये अभी हम देखते हैं। तो एंटीजन जो वो मुकुट है, वो ताज है जो पैथोजन ने पहन रखा है। और उस ताज में जो हीरे जड़े हैं, या ताज में जो नुकीले नुकीले ऊपर निकले हैं, वो है एपिटोप, ठीक है। तो अब होता क्या है वो देखिए। अब देखो, अब शुरू से देखो, ये एंटीजन आया हमारे ब्लड में, कहीं पैथोजन आया कहीं बाहर से। तो पैथोजन के ऊपर दिखने वाली एंटीजन और एंटीजन के ऊपर दिखने वाली डिजाइन, कौन सी डिजाइन? एपिटोप की डिजाइन। इस एपिटोप की डिजाइन की फोटो कौन खींच लेगा बताओ? ये अपने कैमरा से खींच लेगा हमारा मैक्रोफेज। और ये मैक्रोफेज को इसलिए एक नाम से और बुलाया जाता है, और वो नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा एंटीजन और उसके ऊपर की फोटो। कैसा दिखता है हमारा एंटीजन का एपिटोप, जिससे हमें जुड़ना है। किसको प्रेजेंट करेगा ये पता है? बड़े भैया को। सबसे पहले बड़े भैया को बताएगा ये जाके टी हेल्पर सेलों को कि भैया भैया एक ना पैथोजन आ गया है, तो मैं उसके ऊपर उसके मुकुट की और एंटीजन की और एपिटोप की फोटो खींच के ले आया। तो इसने जाके इसको बता दिया, इसलिए मैक्रोफेज को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन को। किसको? टी हेल्पर सेल को। अब बड़े भैया है ना, अपने छोटे भाई किलर गदाधारी भीम और इधर ये इफेक्टर, दोनों को जगाएंगे। एक तो इसको जगाएंगे, अबे जाग एंटीबॉडी बना, और इधर किलर को कहेंगे मार पैथोजन को। तो ये आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंटरल्यूकिन्स की मदद से। इंटरल्यूकिन्स वो अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स हैं जो आईएल कहलाते हैं शॉर्ट में। तो इंटरल्यूकिन्स की मदद से ये सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो टी हेल्पर सेल ने बी इफेक्टर सेल को बोला एंटीबॉडी बना, पैथोजन आ गया। तो बी इफेक्टर सेल बोला पर एंटीबॉडी की डिजाइन कैसी होगी? तो बोला देख, ये फोटो मुझे मैक्रोफेज ने भेजी है, ये मैं तुझे फॉरवर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, देख ले, बिल्कुल इसके अपोजिट डिजाइन बनानी है तुझे चाबी की, ताला ये रहा। तो बी इफेक्टर जो बोला ठीक है, वक्त आ गया एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो बी इफेक्टर गंगाधर किस में बदल गया बताओ? अब गंगाधर बदल गया है शक्तिमान में, यानी कि प्लाज्मा सेल में, और ये तैयार हो गया है एंटीबॉडी बनाने के लिए। जब ये सभी अभी एंटीबॉडी बनाएगा, कैसी बनाएगा? जैसी यहाँ डिजाइन थी ना, उसके बिल्कुल अपोजिट डिजाइन वाली एंटीबॉडी बनाएगा यहाँ, जिसमें जो खांचा है, खांचा कैसे कहाँ पे कटता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये एंटीबॉडीज बना रहा है। तो ये जब ये एंटीबॉडी बना रहा है तो इसका वीडियो कौन बना लेता है? वीडियो ये बना लेता है। कौन? बी मेमोरी सेल। ये वीडियो बना लेता है कि कैसे एंटीबॉडी बना रहा है ये, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसने यहाँ पे कैसे गंगाधर शक्तिमान में बदला और इसने किस डिजाइन की एंटीबॉडी बनाई, उसकी रिकॉर्डिंग इसने कर ली, ताकि अगली बार वही डिजाइन दोबारा बना दे फटाफट। इधर बड़े भैया यानी टी हेल्पर ने अपने किलर भाई टी साइटोटॉक्सिक किया, टी किलर सेल को एक्टिवेट किया, जाग और शत्रु का विनाश कर। तो ये कैसे शत्रु का विनाश करता है देखिए। से ये पैथोजन है ना, कैसे मारेगा इन पैथोजनों को? या तो टी किलर सेल खुद जाके चिपक जाता है पैथोजन से। तो सुनिए, टी किलर सेल खुद जाके पैथोजन से चिपक जाता है और उसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। इस पॉइजन को कहा जाता है साइटोटॉक्सिन इंजेक्शन। कैसे ये चिपक जाते हैं पैथोजन से उसको मारने के लिए, उसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये टी किलर है, ये पैथोजन है। टी किलर जो है पैथोजन से चिपक गए हैं और ये क्या इंजेक्ट कर रहे हैं देखो, साइटोटॉक्सिन।
तो ये सब टी किलर सेल है, दिख रहा है आपको, चारों तरफ से पैथोजन के चिपक गया और उसके अंदर साइटोटॉक्सिन इंजेक्ट करके उसको मार रहे हैं। एक तरीका तो ये मारने का। दूसरा तरीका पता है क्या है? ये टी किलर सेल परफोरिन प्रोटीन, ये टी किलर सेल क्या करते हैं? परफोरिन प्रोटीन से छेद कर देते हैं पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से परफोरेशन इन सेल मेम्ब्रेन परफोरिन प्रोटीन की मदद से, जिसकी वजह से पानी अंदर घुस जाता है और पैथोजन बर्स्ट हो जाता है। बताया था मैंने, जैसे नेचुरल किलर सेल करते हैं, याद करो, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का अच्छा था वैसे ही करते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की रिंग बना के फोड़ देते हैं उसको। याद आया? नहीं याद आया दोबारा दिखा देता हूँ, वैसे तो याद आ गया होगा। ये वाला तो ये उसको वापस से फोड़ देते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये पैथोजनों को मार रहा होता है। जब ये पैथोजनों को मार रहा होता है तो इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा होता है बताइए? टी मेमोरी सेल, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। फिर ये मारेगा मारेगा धनाधन धनाधन, इतना मारेगा कि ये ना सबको मार देगा। तो इसको शांत करना भी जरूरी है, नहीं तो ये मारते ही चला जाएगा, फिर अपने सेलों को मारने लगेगा। तो अब टी सप्रेसर सेल आते हैं और इनको शांत करते हैं। शांत गदाधारी भीम, शांत, काम हो गया, पैथोजन मर गया। इधर दोस्तों ये जो एंटीबॉडी बन रही है, ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये वेपन है जो प्लाज्मा सेल फेंक के मार रहे हैं, किसके? पैथोजन के। तो इधर ये जो एंटीबॉडी बन रही है ये भी पैथोजन को मार रही है। सपोज ये पैथोजन है एक, तो एंटीबॉडी जो है जाकर जैसी भी एपिटोप की डिजाइन होती है इसके ऊपर, पैथोजन के ऊपर, उससे जाके चिपक रही है और ये इसको मार रही है एंटीबॉडी। किलिंग ऑफ पैथोजन यहाँ भी हो रहा है। तो देखिए मर्डर कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ किलिंग हो रही है, यहाँ किलिंग हो रही है और यहाँ किलिंग हो रही है। तो इस तरह से इस पैथोजन की अच्छे से पिटाई होती है। एंटीबॉडीज भी इसको मार रही हैं और किलर सेल खुद भी मार रहे हैं। तो ये हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। अभी एक चीज़ और क्या होती है कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कैसे आती है? वो ऐसे आती है कि जो बहुत सारे जो बी मेमोरी सेल है, ये बी मेमोरी सेल, कुछ बी मेमोरी सेल यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं और कुछ टी मेमोरी सेल वो भी यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगली बार जब सेकेंड इन्फेक्शन होता है ना, जब सेकेंड इन्फेक्शन होता है तो ये बी मेमोरी सेल जब ये मरने लगेगा ना, बी मेमोरी सेल, तो ये अपने जैसे और बी मेमोरी सेल बना जाएंगे, यानी रिकॉर्डिंग अपने बच्चे को दे जाएंगे ताकि बाद में भी कभी इन्फेक्शन हो। टी मेमोरी सेल बनने लगेंगे तो ये भी रिकॉर्डिंग दे जाएंगे अपने बच्चे को, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ताकि जोरदार जनरेट हो कभी भी हो। तो मतलब एक बार वैक्सीन लेने के बाद काफ़ी समय तक इम्यूनिटी रहती है ना, पर अक्सर ये जो मेमोरी पास करते हैं ना अपने बच्चों को तो उतना अच्छा नहीं कर पाते। कोई महान क्रिकेटर ने अपने बच्चों को क्रिकेट खेलना तो सिखाया, पर वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया उनका बच्चा जितना वो खुद थे, तो फिर बूस्टर देना पड़ता है, बूस्टर। बात समझ में आई? तो फिर इसको कभी कभी हमें दोबारा ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं वैक्सीन की। तो इस तरीके से काम होता है। समझ में आया बात आपको? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों दिखा दी मैंने आपको इसमें। ये AMI है, ठीक है, ये CMI है। आई बात समझ में? यही यहाँ पे बताया हुआ है, देखो। हाँ, ये जो अपने टी सप्रेसर सेल हैं ये दोनों को शांत करते हैं, इसको भी शांत करते हैं और बड़े भैया को भी शांत करते हैं कि और ना भड़काओ बड़े भैया, वैसे ही बहुत भड़क गए वो लोग, मारकाट मचा रहे। ये महाभारत के विदुर जी होते हैं जो हमेशा शांति की बात करते हैं। पता नहीं आपने विदुर की कहानी सुनी भी है कि नहीं। चलिए, तो बाकी तो लड़ रहे हैं सब कौरव पांडव। तो इस तरह से होता है यहाँ काम। ये समझ में आ गया आपको? ये स्टोरेज में चले गए, देखो वही वाला डायग्राम मैंने आपको रिकॉर्डिंग यहाँ भेज दी इन्होंने। बी सेल प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल, दो तरह के सेल्स हैं। बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, ये मार रहे हैं, देखो होस्ट सेल को परफोरेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे होस्ट सेल को फोड़ रहे हैं ना ताकि पैथोजन मर जाए। पैथोजन को नहीं फोड़ रहे हैं, पैथोजन में तो टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा भड़काऊ आदमी ये टी हेल्पर, यही तो जगा रहा है किसको? देखो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन जगा रहा है? टी हेल्पर। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन जगा रहा है? टी हेल्पर। तो यही है टी हेल्पर, लीडर यही है। हेल्पर को मार दो, इम्यूनिटी गई, ना ये जागेगा ना ये भड़केगा, इम्यूनिटी गई। कौन मारेगा हेल्पर को? हेल्पर को मारेगा HIV। HIV सीधा हेल्पर को मारता है, पहले मैक्रोफेज में घुसता है, कहता है तू खबरी है, पहले तेरे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तुझे ज़ॉम्बी बनाऊंगा, गुलाम बना लूंगा। तो HIV आता है ना अंदर, पहले इसको खा जाता है, इसको अपना गुलाम बना लेता है। चल मुझे तेरे मालिक के पास लेके चल। फिर जब वो इसको गुलाम ला के इसको फोड़ के वो बाहर निकलता है, मालिक की सूचना लेकर, फिर मालिक को जाकर मार देता है हेल्पर को। CD4 बोलते हैं हम इनको, हेल्पर सेलों को। तो इनकी काउंट कम होती चली जाती है। ये जो सेल है ना टी हेल्पर सेल, इनको CD4 और टी किलर सेलों को CD8 कहते हैं। तो हेल्पर सेलों की जो काउंट है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है। ये बाहर से ली गई डिजीज है, इसलिए से कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आई बात?
पैथोजन जवाबी हमला इन पर थोड़ी करेगा, वो तो सेल्स को मारेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो यहाँ जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। टी हेल्पर सेलों का नाम जरूर याद रख लेना, CD4 और इनका है CD8। CD का एक डाउट दोबारा बताऊँ, अच्छा बता देता हूँ। अभी क्या होता है, जैसे ये टी हेल्पर सेल है, इनको हमने क्या बोला, CD4। टी किलर सेल है, इनको बोला CD8। ठीक है, तो इनके जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, इनके ऊपर कुछ एंटीजेंस के क्लस्टर्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इनको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, CD। तो ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 है और ये 8 है, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा क्लस्टर, जो क्लस्टर मतलब कलेक्शन, तो थोड़ा अलग है। ऊपर जो इनके ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं उनका, या जो भी इनको डिफरेंशिएट करने वाली चीज़ होती है, जैसे HLA नाम की चीज़ होती है, पढ़ेंगे आगे, वो थोड़ा अलग होता है दोनों के ऊपर, इसलिए इनको नंबर 4 और नंबर 8 ऐसे बुलाते हैं, CD4 और CD8। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ दिया है लिम्फोइड टिश्यू के बारे में। तो आगे बढ़, ये जो भी पढ़ा है उसको बताता हूँ। दो तरह की इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है सेल जो टी सेल्स से बेस्ड होती है। 4 तरह के टी सेल है, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी। जब पैथोजन पहली बार इंटर करता है तो मैक्रोफेज इंटरेक्ट करता है और टी हेल्पर सेलों को साइटोकाइन के द्वारा, या इंटरल्यूकिन्स भी कहते हैं जिनको हम, या मोनोकाइन भी कहते हैं, उनके थ्रू इनको बता देता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, सपोर्ट बुक में से लिखी गई है सेम चीज़ें, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो हेल्पर टी सेल का काम ये होता है, हेल्पर टी सेल तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये सारे सेल ना मल्टीप्लाई करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब किलर टी सेल और बी सेल बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नाम याद रख लेना। अपनी संख्या बढ़ाएंगे ना ये, क्योंकि अब इनको एंटीबॉडी बनानी है या पैथोजन को मारना है, तो जब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो उसको हम क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। फिर लिम्फोकाइंस, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो डब्ल्यूबीसी को अफेक्टेड साइट पे ले जाते हैं, वो आ जाते हैं। किलर क्या करते हैं उसके बाद, किलर मारते हैं जाके, किलर ना कैंसर सेलों को भी मारते हैं। सप्रेसर जो है वो शांत करते हैं किलर और हेल्पर को। टी किलर को टीसी भी बोलते हैं, टी साइटोटॉक्सिक, या टीके भी बोल सकते हो। और मेमोरी वाले जो है वो वीडियो बना रहे हैं, और यही मेमोरी बनाने के बाद में इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वही काम दोबारा करना होता है ना, तो ये इफेक्टर सेलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो बोन मैरो में ल्यूकोसाइट स्टेम सेल्स दो तरह के होते हैं, टी सेल और बी सेल। टी सेल है मेमोरी सप्रेसर, किलर और हेल्पर। बी है दो तरह के, मेमोरी और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज 5 तरह की, GAMED, इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। इधर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी हेल्पर सेल को देखिए, यही किलर को एक्टिवेट करता है। बाद में एक सप्रेसर और एक मेमोरी भी है। और किलर जो है वो लिम्फोटॉक्सिन या परफोरिन से पैथोजन को मारता है या होस्ट सेल को मारता है। और इस इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी भी, सॉरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI भी कहते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी। और ह्यूमरल को हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो ये तो हो गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बस इतना याद रखें, मोस्ट न्यूमरस, मैक्सिमम इन नंबर कौन होते हैं, टी हेल्पर। और ये होने भी चाहिए क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम चलाते हैं। ये आप छोड़ सकते हो, ये नहीं जरूरत है आपको, आप मॉड्यूल से पढ़ दें वही काफ़ी है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन होते हैं, वो मैक्रोफेज वगैरह, जो एंटीजन की डिजाइन लेकर आते हैं किसके सामने, हेल्पर के सामने। अब हम पढ़ेंगे दूसरी वाली इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको कि हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो बी सेल होते हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी सेल भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, इसको हम क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। एंटीजेंस क्या होती है मैंने आपको बताई, अगेंस्ट बर्थ, एंटीजिनोस, एंटीबॉडी जनरेटर्स इसका ज़्यादा इजी फॉर्म है याद रखना। इनके ऊपर एपिटोप होते हैं, वो भी बताया मैंने आपको क्या होते हैं। ये देखिए, जैसे ये एंटीजन है और एंटीजन की सरफेस पे ये क्या है, ये एपिटोप है। तो एंटीबॉडी किससे आके जुड़ेगी, देखो आप, एंटीबॉडी आके जुड़ती है किससे, एपिटोप से। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। पार्शियल कैरियर हेप्टेन क्या होता है, ये सब इतना कुछ आएगा नहीं, जो मैंने बता दिया उतना काफ़ी है, ये भी छोड़ दो। ये जिसके पास फालतू टाइम और रीडिंग का वो पढ़ना, बाकी नीट के लिए जितना आएगा वो मैंने बता दिया। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। एंटीजन क्या होती है वो दिखा दिया मैंने,
एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, हम उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर भी आपके इंटरेस्ट के लिए अगर आपको रीडिंग मारनी है तो मैं कुछ चीज़ें अपलोड किए दे रहा हूँ। जो मैं पढ़ाऊंगा नीट में उतना ही आएगा पर समझाने के लिए। IGA IGM अलग अलग तरह की होती हैं, क्या फ़र्क होता है इनके अंदर वो भी बताऊंगा। चलो, एंटीबॉडी जो ये बनाते हैं प्लाज्मा सेल, ये कैसी होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर कैसे ये पैथोजन को मारती है वो बताऊंगा। मॉड्यूल से अलग जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं काटे जा रहा हूँ ना, बस मैंने इनको रीडिंग हैबिट है उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें अपलोड कर दी। जो आपको पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस। तो देखो, एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी इम्यून ग्लोबुलिन होती है। ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट, held together by disulfide bond in the shape of Y. Molecule is referred as H2L2। जो मैंने यहाँ पे जितना सा मैंने लिख दिया है ना, इतना सा आपको याद रखना है बस। आप चाहो तो मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको कॉपी कर लो बस। एंटीबॉडीज, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड बाय, वेपन है ये हमारा, प्लाज्मा सेल्स। इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 heavy and 2 light। Therefore, formula is H2L2, heavy 2 light 2, है ना। These chains are joined by disulfide bridges। 4 disulfide bonds rather। 4 मत लिखो क्योंकि मैं बताऊंगा किस तरह से होती है अभी। ज्वाइंड बाय 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो आओ देखते हैं कैसे होती है हैवी चेन और कैसे होती है लाइट चेन। ये देखिए, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। अब सपोज जैसे ये एक हैवी चेन है, देखिए, और ये इधर दूसरी हैवी चेन है। ठीक है, तो ये 2 तो हैवी चेन है, हैवी 1, हैवी 2, और 2 लाइट चेन है, लाइट 1 और लाइट 2, L2 L1। ये बात समझ में आई। अब ये हैवी और लाइट चेन कैसे जुड़ी हैं? ये देखिए, ये जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ये रहा, एक ये रहा। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर 2 और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो हिंज पर है। हिंज पर मतलब यहाँ पे ज़्यादा मजबूती चाहिए ना। एक ये है और एक ये है, तो ये 4 हो गए। अब आप कहेंगे ये तो समझ गए सर हम, पर इसमें आप कहना क्या चाहते हो? अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो बताता हूँ आपको। जैसे ये है हैवी 1, ये है हैवी 2, ये लाइट 1 है इधर और ये लाइट 2 है।
ठीक है। अब क्या होता है, इनमें भी दो एरियाज होते हैं, एक कांस्टेंट एरिया और एक वेरिएबल एरिया। आप कहेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का क्या चक्कर है, मैं दिखाता हूं। ये जो इतना एरिया है ना, ये खांचा इसमें कटेगा बस। आप कहेंगे खांचा कटेगा से क्या मतलब है, खांचा कटेगा से क्या मतलब है बताता हूं मैं आपको। सपोज ये हमारा पैथोजन है, यहां देखना आप, सपोज ये हमारा पैथोजन है, ये देखिए, ये पैथोजन के ऊपर पाई जाने वाली एंटीजन है, ये एंटीजन, ये अपना पैथोजन। अब एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप होता है, एपिटोप की डिजाइन देखिए, एपिटोप की डिजाइन अगर ऐसी है, जूम कर रहा हूं, ये देखिए ऐसी, तो अपने को तो इस एपिटोप की डिजाइन से मतलब था ना। तो ये जो एपिटोप है, इसकी डिजाइन का काउंटर बनाना अपने को, बिल्कुल अपोजिट। तो इसकी डिजाइन का अपोजिट खांचा पता है कहां कटेगा, यहां इस एरिया में, ताकि ये एपिटोप यहां पर ऐसे आके फंस जाए, ये फंस जाएगा ऐसे, यहां एक और एपिटोप इधर फंस जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ये एंटीजन और ये एंटीजन का एपिटोप, एपिटोप ही तो फंसाना था। एंटीजन ये रही, और एंटीजन जिसके ऊपर रखी हुई है वो पैथोजन ये रहा इधर, तो पैथोजन भी फंस गया ना अब। समझ में आई नहीं बात है? तो ऐसे एंटीबॉडी चिपक जाती है पैथोजन के, पैथोजन के ऊपर एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर एपिटोप है, एपिटोप से चिपक गई। तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये थोड़ी देर पहले ही पता है ये नॉन स्पेसिफिक थी, ये सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबुलिन था जिसमें खांचा नहीं कटा था। ये तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है, देखिए ये वाला, क्योंकि इसमें अभी खांचा नहीं कटा है, खांचा ये ऐसी वाली चाबी है। जब इसमें खांचा कट जाएगा ना, तो फिर ये स्पेसिफिक हो जाएगी। तो बेसिकली खांचा कहाँ कटता है, खांचा कटता है बस इस आगे वाले हिस्से में, यही तो कट रहा है ना खांचा, और तो कहीं कट नहीं रहा है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसमें खांचा कटता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जबकि ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, इसको देखो आप, ये कहलाता है कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? तो हमारी जो एंटीबॉडी होती है, इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो सब में एक जैसा है, चेंज किस में आता है, बस इसमें, ये वेरिएबल वाले हिस्से में। ये चीज देखो यहाँ, एफ ए बी मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग, जहाँ जो वेरिएबल है, और एफ सी मतलब होता है कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट। तो ये है देखो, इधर भी और इधर भी, ये है एफ एंटीजन बाइंडिंग या एफ वेरिएबल। देखो ना, यही तो है एफ वेरिएबल, ये रहा देखो, ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। तो हैवी और लाइट चेन के बीच में ये देखो एंटीजन है और ये एपिटोप है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मतलब एपिटोप। तो ये एपिटोप फंस गया ना इसमें, देखो ये ऐसी डिजाइन बन गई यहाँ। आगे बात समझ में, एक इधर फंसेगा एक इधर फंसेगा, फंस गए हैं ये, ऐसे हम एंटीजन को फंसा लेते हैं। बात समझ में आई? तो दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं। एपिटोप कहाँ फंसता है, बिटवीन वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन। देखो ये वाली तो हैवी है और ये वाली लाइट है, तो एपिटोप जो है वो हैवी और लाइट के बीच में फंसता है। ये बात क्लियर है? एक हैवी चेन एक लाइट चेन, ये वाला हिस्सा फंसेगा यहाँ पे एपिटोप, ऐसे फंस जाता है पैथोजन एंटीबॉडी के चक्कर में। आगे बात समझ में, इतना काफी है। ये देखो, ये इधर फंसा लिया, और इसके तो ये पेंटावैलेंट एंटीबॉडी है। देखो जरा, पेंटावैलेंट मतलब समझे, पांच पांच तो आर्म निकली हुई है इसके अंदर, ये पेंटावैलेंट है। आईजीएम सबसे बड़ी होती है ये, इसको भी फंसा लिया, इसको भी फंसा लिया, इसको भी फंसा लिया, तीन तीन को फंसा लिया, है ना। इधर जुड़ गई, इधर जुड़ गई, एग्लूटिनेशन, सब आरबीसी क्लम्प हो गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। तो पांच तरह की होती है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी और आईजीएम। सबसे मैक्सिमम कौन सी होती है, याद रखिए, मैक्सिमम आईजीएम होती है सबसे ज्यादा, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे बड़ी एम होती है, वैसे सबसे ज्यादा आईजीजी होती है। सबसे बड़ी आईजीएम है, सबसे ज्यादा आईजीजी होती है, स्मॉलेस्ट भी आईजीजी होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में भी यही, सबसे छोटी भी। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में ये होता है, एक हैवी चेन और लाइट चेन होते हैं, और कांस्टेंट या वेरिएबल रीजन होते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कहाँ होते हैं, हैवी और लाइट चेन के बीच में। और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, वही बता दिया। और ये एफ ए बी और एफ सी क्या होता है वो भी बता दिया। ये और आपको याद नहीं रखना है इसमें कुछ, जो बता दिया है मैंने वही काफ़ी है।
5 तरह की एंटीबॉडी है, इनके बारे में भी कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है। काम की बात यही है कि सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट IgM है, लेकिन सबसे ज़्यादा 80%, मोस्ट अबेंडेंट और स्मॉलेस्ट IgG होती है। IgA सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है जो आपके सिक्रीशंस में पाई जाती है, ये ब्लड में पाई जाती है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड ग्रुप वगैरह की। IgE जो है ना, ये पता क्या करती है, मास्ट सेल को फोड़ती है, एलर्जी में ये बढ़ जाती है, रप्चर्स मास्ट सेल, मास्ट सेल फूटता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है। IgE और IgM के बारे में तो मैंने आपको बताया, वो तो चश्मा है। चश्मा किसका चश्मा, ये बताया मैंने आपको, तो देखिए इतना याद रख लो बस। IgG बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करती है, IgA बॉडी सरफेस को, IgM ब्लड स्ट्रीम को, IgE एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी में एक्टिवेट होती है, और IgD जो है वो चश्मा है जो बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, बी और किलर दोनों को, हेल्पर दोनों को ही। ठीक है, बस एक छोटी सी बात और बतानी है, और वो ये है, लास्ट में बताना था मुझे इसमें, कि ये जो मैक्रोफेज होता है ना, ये टी हेल्पर को तो एक्टिवेट करता ही है, साथ में ये डायरेक्टली भी बी इफेक्टर को एक्टिवेट करता है। इसको खुद भी बताता है, फोटो दोनों को फॉरवर्ड कर दी इसने, इसको तो खुद देके आया, इसको फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे, देख ले, क्योंकि ताकि कंफर्म हो जाए जो फोटो इधर से आ रही है वही वाली फोटो है ना इधर। चलिए, तो ये सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करती हैं, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैंने यहाँ बताया। 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। कैसे मारती, कैसे एंटीबॉडी पैथोजन को, ये वेपन कैसे मारता है, ये स्टेप्स याद रखना जरूरी नहीं है, पर एक बार सुन लो। सबसे पहले एग्लूटिनेशन, यानी कि जाकर चिपक जाती है उससे, फिर उसे कवर कर लेती है यानी ऑक्सीनाइजेशन, फिर अपना टॉक्सिन इंजेक्ट करती है जहर अंदर, जिससे उसे मार देती है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। पहले उसके साथ एपिटोप के साथ जुड़ेगी, अटैच विद एंटीजन, देन कोट कर लेती है, और फिर उसको न्यूट्रल टॉक्सिन इंजेक्ट करके मार देती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैंने आपको बताई दी है। फर्स्ट लाइन में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड में सेलुलर और लिम्फोकाइन वगैरह, थर्ड के अंदर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये बता दिया है। ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आप इसमें रीडिंग मार सकते हैं, उतना काफी है। तो एंटीबॉडीज के बारे में हमने आपको बताया, कुछ और चीजें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा एक कंपैरिजन के फॉर्म में। अभी क्वेश्चंस लेता हूँ मैं बीच में आपके, क्योंकि आपको सिक्रीशंस में IgA होती है सिक्रीटरी एंटीबॉडी, टीयर सिक्रीशन या म्यूकस का सिक्रीशन, कोई भी सिक्रीशन। चलिए, तो बी सेल और टी सेल के बीच में चलो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले। क्या फर्क होता है बी सेल और टी सेल में, बताइए, सुनते जाइए, चाहो तो यहाँ से बाद में कॉपी कर लेना। बी सेल बोन मैरो से अराइज होते हैं। बी सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बर्सा ऑफ फैब्रिकस, पहली बार इनको पता है कहाँ ढूंढा गया था, बर्ड के अंदर एक लिम्फोइड टिश्यू होती है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, वहां पे इनको खोजा गया था, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने, बी सेल। बाकी आपके गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू वगैरह में अराइज होती है, ये बोन मैरो से अराइज होती हैं और थाइमस में पहुंचती हैं। ये ह्यूमरली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाता है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में, अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना ये, तो ह्यूमर यानी फ्लूइड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर वायरस या बैक्टीरिया आ रहे हैं तो ये उनसे करती है। जबकि ये क्या करती हैं, बड़े साइज के सेल्स जैसे प्रोटिस्टा और फंजाई अगर अंदर घुस जाते हैं तो उनको भी मारते हैं ये किलर सेल्स, बड़े बड़े सेल्स को भी। ये प्लाज्मा सेल के डिवीजन से बनती हैं, ये किलर, हेल्पर और सप्रेसर, और दूसरा एक मेमोरी भी होता है उनसे बन, वो 4 तरह के होते हैं टी सेल्स। बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल मतलब बी सेल इनको बनाते हैं, दे फॉर्म उल्टा लिखा हुआ है द प्लाज्मा सेल्स, है ना। प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो खुद इन्फेक्शन की साइड पे नहीं जाते, एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं लिम्फोसाइट खुद पहुंचते हैं वहाँ। लेकिन ये तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना बी लिम्फोसाइट वाली, ये ट्रांसप्लांट या कैंसर के अगेंस्ट, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये ट्रांसप्लांट या कैंसर के अगेंस्ट नहीं काम करती। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है तो कैंसर सेलों को मारती है, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्ट हो जाते हैं। ये रहा नीट का क्वेश्चन। रिएक्शन हो जाता है ना, अगर दूसरे का ऑर्गन लगा दिया है तो कई बार बॉडी रिजेक्ट कर देती है, तो वो रिजेक्शन जो है ना वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है, याद रखना। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से नहीं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। ये आएगा क्वेश्चन। अच्छा, प्लाज्मा सेल्स का कोई इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सप्रेसर सेल जो होते हैं ना इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, शांत करते हैं ना। अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो गए ना तो इम्यून सिस्टम वक्त से पहले ही शांत हो जाएगा, तो पैथोजन जीत जाएगा। और अगर ये सप्रेसर मर गए तो किलर मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, फिर अपनी सेलों को मारने लगेगा। ऑटो इम्यूनिटी, है ना, वो भी तो सप्रेसर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वक्त से पहले शांत ना हो जाए, वक्त के बाद काम भी करे, है ना, बहुत सी चीज़ें। यहाँ पे फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में भी एक बार फिर यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लिया है।
देखिए, इसमें बी लिम्फोसाइट होते हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट होते हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ये सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, इंक्लूडिंग फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट नहीं करती, ये ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है। ये कैंसर के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं देती, ये हमारे कैंसर सेलों को भी मारती है ताकि हमें कैंसर ना हो। तो ये दो तरह की इम्यूनिटी हो गई, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया है, कुछ जनरल बातें लिखी हुई हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने डिस्प्रूव करी, हेल्थ क्या होती है, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, एनके सेल क्या होते हैं, अल्फा एफन ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर होते हैं, ट्यूमर डिस्ट्रॉय करने वाले फैक्टर होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है, सेल मीडिएट में नहीं होती है, मतलब इनेट में नहीं होती है। टी सेल खुद एंटीबॉडी नहीं बनाते, लेकिन बी सेल की हेल्प करते हैं। मार्क जो है वो 50% लिम्फोइड टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के जनरल पॉइंट्स हैं। तो हमने ना इम्यूनिटी तो पढ़ ली और हमने इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ दिया है। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है वैक्सीन। कुछ मटेरियल मैं अपलोड कर रहा हूँ, वैक्सीन के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, टाइप ऑफ वैक्सीन। ये मटेरियल पढ़ना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो मैं लिख के पढ़ाऊंगा वो तो जरूरी है पढ़ना। आरआरआर करें पहले, ऐसा थोड़ा सा आरआरआर कर लेते हैं, फिर वैक्सीन पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो पूरा इम्यून सिस्टम का साथ में ही करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, है ना। चलो, तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा अपलोड करके पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उतना पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में से। कुछ पढ़ा था क्या हमने इसमें से? ये सब पढ़ लिया था ना, ठीक है। इम्यूनिटी से पढ़ेंगे फिर आज हम। हर दिन हम लोग पता नहीं कितने इन्फेक्शियस एजेंट्स को एक्सपोज होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही एक्सपोजर से हमें डिजीज होती है। क्यों? बॉडी जो है इट इज एबल टू डिफेंड सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट्स। कैसे? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की, कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। दिख रहा है ना भाई सबको? चलो बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। ये ना नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, हर एक के लिए अलग अलग। पहला पॉइंट तो ये। कब से प्रेजेंट होती है? बर्थ के टाइम से। कैसे बनती है? इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं ताकि फॉरेन एजेंट की एंट्री ना होने पाए हमारी बॉडी में। अब इसमें तो 4 बैरियर होते हैं, और कौन कौन से हैं देखिए। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ये 4 बैरियर हम एक एक करके देख लेते हैं। फिजिकल बैरियर में स्किन जो हमारी बॉडी पे होती है वो मेन बैरियर है, जो प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग जो होती है एपिथेलियम में, जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ट्रैक वगैरह में होती है, कुछ हद तक ये माइक्रोब्स को रोकती है हमारी बॉडी में एंटर होने से। तो ये तो हो गया फिजिकल बैरियर, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखता हूँ, जैसे एसिड में, स्टमक में एसिड होता है, माउथ में सलाइवा होता है, आंखों में टीयर्स होते हैं, ये सब ना, इन सब में लाइसोजाइम वगैरह होता है टीयर्स में, सलाइवा में। तो ये बैक्टीरियाओं को मारते हैं ताकि माइक्रोबायल ग्रोथ रुके, ठीक है। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर क्या होता है? कुछ तरह के ल्यूकोसाइट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ऑफ आवर बॉडी, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज ऑफ आवर बॉडी, जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल याद आया आपको, जिनमें 4-5 लोग वाला न्यूक्लियस होता था, और मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर्स, ये सब जो है ना। इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो टिश्यूज में चले जाते हैं, वही मोनोसाइट जो होते हैं, जब वो लिवर में चले जाते हैं तो कफर सेल कहलाते हैं। वही मोनोसाइट्स जब ब्रेन में चले जाते हैं तो ग्लायल सेल, लंग्स में चले जाते हैं तो डस्ट सेल, ठीक है, ये होते हैं। और साइटोकाइन बैरियर के अंदर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं, जो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करता है, ये मैं तो बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा वायरस काम कैसे करता है। तो इसकी वजह से ये वायरस को सेल की जो हमारी मैकेनिज्म है, मशीनरी है, उसको ओवरटेक नहीं करने देते हैं।
तो इसके अलावा और जो उन्होंने नहीं लिखा है वो भी बता देता हूँ। साइटोकाइन बैरियर्स में और भी चीज़ें आती हैं, इंटरल्यूकिन्स आते हैं, सिर्फ इंटरफेरॉन नहीं आते, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, सी प्रोटीन्स। बस इतना ही दिया इन्होंने इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी खत्म हो गया। इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। और अब ये सीधा आ गए हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी जो पैथोजन होगा उसके लिए अलग तरह से, ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है इसमें, है ना, पैथोजन के लिए अलग तरह से ये काम करेगी। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें मेमोरी होती है, मतलब ये याद रखती है कि पिछली बार कैसे पैथोजन को मारा था। मेमोरी सेल बनते हैं ना, बी मेमोरी और टी मेमोरी। मतलब जब हमारी बॉडी इनकाउंटर करती है पैथोजन को फर्स्ट टाइम, तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है जिसे कहा जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर दोबारा जब होता है तो हाई इंटेंसिटी आता है एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स, कि हम भूले नहीं, अभी एमनीजिया मतलब भूल जाते हैं, एनामनिस्टिक मतलब नहीं भूले, और ये ज़्यादा जोरदार होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि दूसरी बार जो जोरदार रिस्पॉन्स आया है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है, एम यानी मदर तो उतनी थी, पिछली बार भी आईजीएम का उतना ही था, लेकिन गर्ल जो है वो ज़्यादा इस बार हाइपर हो गई है, आईजीजी। ये जोरदार रिस्पॉन्स आएगा और आंटी को भगा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। हमारे बॉडी में मेमोरी होती है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कैरी आउट होते हैं? 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है जिन्हें कहा जाता है बी और टी लिम्फोसाइट या बी और टी सेल। बी सेल कैसे काम करते हैं इसमें? बी सेल आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन तो नॉन लिविंग चीज़ है ना, इसको हम आर्मी ऑफ प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। इस प्रोटीन आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। टी सेल क्या करते हैं? टी सेल खुद नहीं सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, लेकिन हेल्प करते हैं बी सेल की उनको प्रोड्यूस करने में। फिर लिखा है एक एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 लाइट और 2 हैवी, बताया ना मैंने आपको। तो इसको ऐसे लिखते हैं H2L2। ये वही डायग्राम है जो हम पढ़ रहे थे। देखिए ये जो है ना, ये कौन सा रीजन है? ये वेरिएबल है या एंटीजन बाइंडिंग, ए बी एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। नीचे वाला कांस्टेंट है। क्या है समझ में? सी मतलब कांस्टेंट, ये इतना हिस्सा कांस्टेंट है। चलिए, एन कहाँ लिखा है? एन मतलब नॉट कांस्टेंट लिखा होगा इन्होंने, नॉट कांस्टेंट, पता नहीं एन क्यों लिख दिया इन्होंने, कुछ भी वर्ड टाइप कर देते हैं। नॉट कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, हालांकि फिर सिर्फ नीचे वाले हिस्से ही तो हैं जो नॉट हैं। ऐसे ये कुछ गायब है, कुछ चीज़ें लिखी हैं कुछ नहीं लिखी हैं, जाने दो इसको, कुछ भी लिख देते हैं। हमने डायग्राम पढ़ा था ना, वो ज़्यादा सही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी? AMEG, डी गायब कर दिया इन्होंने, इंक बचा ली। अरे डी भी लिख देते हैं, 5 होती हैं। फिर कह रहे हैं कार्टून दिया है एंटीबॉडी का, देख लो। ये एंटीबॉडी क्योंकि ब्लड में मिलती हैं इसलिए इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे 2 तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इतनी देर से तो पढ़ रहे थे वो AMI था, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब नीचे ये दूसरा बता रहे हैं यहाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट मीडिएट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हम, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम आती है? मान लो किसी का ऑर्गन खराब हो गया तो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो हम एक डोनर की तलाश करते हैं। ऐसा क्यों है कि किसी से भी ऑर्गन नहीं लिया जा सकता? डॉक्टर्स क्या चेक कर रहे होते हैं? ग्राफ्ट फ्रॉम एनी सोर्स या अदर प्राइमेट या ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट विल बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा ग्राफ्ट? टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सब इसेंशियल होता है किसी भी ग्राफ्ट के ट्रांसप्लांटेशन से पहले। आखिर ये सब क्यों करना पड़ता है? टिश्यू की मैचिंग, ब्लड ग्रुप की मैचिंग। इसके बाद भी पेशेंट को ना इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी रिजेक्ट हो सकती है। क्यों रिजेक्ट हो सकती है? क्योंकि हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट कर सकने की, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये याद रखना। तो ये तो हमने सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ी। अब इसी इम्यूनिटी को हम दोबारा पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव के रूप में, कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव क्या होती है। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, पर फटाफट इस बॉक्स को देखते हैं। जब एक होस्ट को एक्सपोज किया जाता है एंटीजेंस की तरफ, जो लिविंग भी हो सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं होस्ट की बॉडी में। इसे कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब होस्ट जो है एंटीजन को एक्सपोज हुआ तो एंटीबॉडीज इसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये स्लो होती है, ज़्यादा टाइम लेती है।
लेकिन इसको पाने का एक आर्टिफिशियल तरीका भी है। आर्टिफिशियल तरीका क्या है? माइक्रोब्स को हम जब इंजेक्ट कर देते हैं डेलिबरेटली इम्यूनाइजेशन के टाइम, तो नेचुरल इन्फेक्शन जैसी इम्यूनिटी आ जाती है। इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव। तो एक्टिव यहाँ खत्म हो गया है। एक्टिव इम्यूनिटी के जो 2 टाइप्स थे वो बता दिए हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। और अब यहाँ से पैसिव शुरू होना है। अलग एक लाइन भी अलग नहीं कर सकते, पता नहीं इतना क्या पैसा बचा रहे हैं। यहाँ से पैसिव शुरू हो रहा है कि जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली दी जाती है बॉडी के अंदर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है? पैसिव। क्या आपको पता है कि माँ का दूध क्यों सबसे सेफ कहा जाता है बच्चे के लिए? उसमें कोलेस्ट्रम होता है, जिसके अंदर कौन सी वाली एंटीबॉडी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है कोलेस्ट्रम के अंदर, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। इसके अलावा कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्लेसेंटा के थ्रू भी रिसीव करता है बच्चा माँ से। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पैसिव इम्यूनिटी के। खत्म हो गया। इसके बाद ये आ गया वैक्सीनेशन पे। तो वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करेंगे, पर पहले हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। वैक्सीनेशन इज इम्यूनाइजेशन, लेकिन इम्यूनाइजेशन इज नॉट द ओनली वे। वैक्सीनेशन इज नॉट द ओनली वे फॉर इम्यूनाइजेशन, और भी हैं। मतलब ये शॉर्ट नोट्स तो खुद ही बना डाले उन्होंने इतने शॉर्ट में। अब इसकी भी एक समरी है, सोचो ना, इसकी भी एक समरी है इस एनसीईआरटी की भी। ये जब नीट का एग्जाम 2 दिन पहले रह जाता है ना, तो वो बच्चों को याद आता है पढ़ाई करना, यार नीट है, तो बोलते हैं कैन आई स्टिल क्रैक नीट? अगर मैं आज से पढ़ना शुरू करूं तो मैं नीट क्रैक कर सकता हूं। और फ्रॉड यूट्यूबर आके, हाँ यू कैन स्टिल क्रैक नीट, आओ आके हमारे को पैसा दो और आके ना सिर्फ समरी पढ़ दो एनसीईआरटी की, पूरी एनसीईआरटी मत पढ़ो, है ना? तो समरी की भी समरी। तो भाई ये सब लोग यहीं रह जाएंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर बनना है तो चलो हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, फिर बाद में इस एनसीईआरटी को आगे और रीड करेंगे। पर फिलहाल मेरे ख्याल से हमें पहले खुद पढ़ना चाहिए, फिर आएंगे इसमें। तो यहाँ तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी है। अब हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। कुछ जनरल बातें वैक्सीनेशन के बारे में अंडरलाइन करा देता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। इट इज द सस्पेंशन ऑफ एटीन्यूएटेड या इनएक्टिव पैथोजेंस or antigenic proteins of the pathogens which is taken orally या injected to provide immunity for the pathogen। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ भाई, तो ये क्या डेफिनेशन है इसको मैं भी समझाऊंगा आपको। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं वैक्सीनेशन की। एडवर्ड जेनर को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल साइंसेस। इन्होंने क्या किया, पहले ना पॉक्स बड़ा फैला करता था, माता आगे बोलते ना पॉक्स। तो उसने देखा कि जो दूध वाली होती थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी, जो दूध वाली होती हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों है? तो उसने देखा कि इनको ना काऊ पॉक्स हुआ हुआ है, क्योंकि वो गायों के कांटेक्ट में रहती थी, तो काऊ पॉक्स के स्कैब्स उनके स्किन पे थे। तो मतलब गाय के अंदर जो पॉक्स वाला वायरस होता है, इससे ये दूध वालियां इन्फेक्ट हो गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई, ठीक है। और फिर उनको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था जो बाकी लोगों को होता है। मिल्क मेड डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बट दे हैड स्कैब्स ऑफ काऊ पॉक्स। तो उसने क्या किया, जो मिल्क मेड्स के सोर यानी जो घाव थे ना, उनका मटेरियल निकाल लिया और एक 8 साल की बच्ची के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा मटेरियल निकाल के उसके थोड़े टाइम बाद उसने क्या किया, उस 8 साल के बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया, स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्शन कराया, लेकिन इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। फिर इसने ये दूसरे लोगों पे भी किया कि वो जो काऊ पॉक्स वाला जो सो स्कैब में जो भी मटेरियल था पॉक्स में जो बन गया था स्किन में, उसका इंजेक्शन उसने जिसके भी लगाया उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। वैका, वैका मतलब होता है काऊ, तो वैक्सीन, क्योंकि पहली बार इसको ग्रीक या लैटिन है, वैका मतलब होता है काऊ, ठीक है। तो ग्रीक या लैटिन में क्योंकि गाय से पहली बार बनाई थी ना, गाय के पॉक्स से, तो इसका नाम पड़ गया वैक्सीन। अभी हुआ क्या इसके अंदर पता है आपको?
हुआ ये कि जो काउपॉक्स का वायरस था वो था स्कैब्स में, वो वायरस ने अगर उसको एटेन्यूएट करके हमने हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, मतलब जब उसका पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई है, यानी वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे को बीमार नहीं कर सकता, लेकिन एंटीजेनिसिटी अभी भी है उसके अंदर, यानी उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक पहचान लगा रहे हो तो वायरस है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, तो इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाएगा और एंटीबॉडी बना लेगा। तो इससे ये फायदा होगा कि वाकई जब पॉक्स वायरस हमारे अंदर आएगा तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, प्राइमरी तो हो चुका, ठीक है, तो प्राइमरी हो चुका, तो सेकेंडरी जनरेट होगा और फिर वो वायरस अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, बीमार नहीं कर पाएगा इसको। हिंदी में वैक्सीन को हम टीका बोलते हैं, कोई पूछ रहा था। हाँ वो तो ऐसे इंडिया में तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन, जैसे हिंदू धर्म में टीका लगाते हैं ना, कि किसी के टीका लगा दिया तो उसे कोई वो अजय हो गया, उसे कोई बीमार नहीं कर सकता, तो अपन ने टीका टीका लगाना को यहाँ पे गाँव वालों को समझाने के लिए, अनएजुकेटेड लोगों को समझाने के लिए कि बीमारी से बचना है तो तिलक लगवा लो, टीका लगवा लो, इसलिए इसका नाम टीका पड़ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुईस पास्चर ने क्या काम किया? लुईस पास्चर जो है उसने पैथोजेंस को इनएक्टिवेट करने की प्रोसेस ढूंढी, इसको वो कहते हैं पेस्चराइजेशन। पता है क्या? जैसे दूध वगैरह को आप 70 डिग्री तक गर्म करो, बॉईल ना करो, तो भी सारे पैथोजन मर जाते हैं। तो लुईस पास्चर ने तरीके ढूंढे जिससे हम पैथोजेंस को इनएक्टिवेट कर सकें, मतलब उन्हें मार पीट के फिर उनकी वैक्सीन बनाए। जिंदा भेजेंगे तो वो बीमार भी कर सकते हैं ना। वॉन बेरिंग ने फिर वो एंटी सीरम वाली चीज ढूंढी। उसने कहा कि जैसे अगर किसी को बहुत तेजी से पैसिव इम्यूनिटी, अगर किसी को कोई बीमारी है और वैक्सीन देने का टाइम नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो हम उसको बाहर से एंटी सीरम दे सकते हैं, एंटी सीरम। तो इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन का फादर कहते हैं। जैसे डिप्थीरिया में जो बना बनाया एंटी सीरम, जानवरों के अंदर डिप्थीरिया करवा के जो एंटीबॉडीज बन रही है उनके अगेंस्ट, डिप्थीरिया के अगेंस्ट, उनका